नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। तो देखिए, नायब सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच अगर ऐसा बयान सामने आता है तो इसके कई खास मायने हैं। सीएम नायब सैनी ये बयान देते हैं, बिहार चुनाव को लेकर बयान देते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में झंडा फहराया जाएगा। हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और ये विजय का पताका रुकना नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आरजेडी विधायक मनोज यादव और उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मनोज यादव के खिलाफ एनएचएआई के पदाधिकारी ने केस दर्ज कराया है। दरअसल आपको बता दें कि कोटवा थाने के द्वीप में NH 27 पर बने अवैध कट को बंद करने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान आरजेडी विधायक मनोज यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और बंद किए जा चुके बैरियर को अपने हाथों से उखाड़ दिया था। साथ ही अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई थी और उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया है। थाना अंतर्गत दिकोई मोड़ के पास अवैध NH 27 पर निश्चित अवैध कट को बंद किया जा रहा था। उसी दौरान माननीय विधायक मनोज यादव द्वारा अपने समर्थकों के साथ बंद पड़े कट को उखाड़ फेंका गया। NHI के पदाधिकारी द्वारा अवैध मजमा लगाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप संबंधी कोटवा थाना में आवेदन देने पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गांधी मैदान थाने इलाके में पिरमुहानी में स्थित आरा मशीन में रविवार की देर रात करीब 1:30 बजे भीषण आग लग गई। इस आगलगी में लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। घटना की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने जलती हुई सिगरेट या बीड़ी फेंक दी है, उससे धीरे धीरे आग फैली। रात में हवा चलने की वजह से आग फैलने के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसपास के इलाकों में दुकान है, मार्केट के साथ आबादी है, दुकानदार भी पहुंच गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। कई लोग घर से बाहर निकल आए। हालांकि किसी के झुलसने की खबर नहीं है। देखिए, घटना में कोई हताहत नहीं है, ये बड़ी राहत, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। और देखिए, 12 दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगी रही। टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी और तब जाकर कहीं इस आरा मशीन में लगी भीषण आग पर काबू पाया जा सका। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट इस आगलगी को लेकर अभी? देखिए, काफी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन जिस तरीके से ये भीषण आग लगी थी पूरे इलाके में, ये घनी आबादी वाला इलाका है और वहाँ पर रात तकरीबन 1:30 बजे ये आग लगी थी और लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वजह जो है आग लगने का ये पता नहीं चल पाया, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि किसी ने जलती हुई सिगरेट या बीड़ी फेंक दी होगी और इससे धीरे धीरे आग फैली। रात में हवा भी तेज चल रही थी और हवा चलने से आग जो है वो काफी ज्यादा फैल गई और ऊंची ऊंची लपटें जो है वो उठने लगी थी। आसपास के इलाकों में दुकान थी। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां जो है सूचना मिलने के बाद कंकड़बाग से, लोदीपुर से, पटना सिटी से, सचिवालय समेत शहर के जितने भी फायर स्टेशन से वहां पे पहुंची और तकरीबन 4:30 बजे सुबह में जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी भी धुआं उठ रहा है, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण में है आग। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका।
बिहार में 2016 में ही शराबबंदी हुई, लेकिन बिहार में शराबबंदी को लेकर के सियासत लगातार जारी है। एक बार फिर से सियासत शराबबंदी को लेकर के गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह ने तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि शराब माफिया के साथ तेजस्वी यादव के सांठगांठ है और इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि शराब माफिया की पहुंच सीएम हाउस तक है। आखिर क्यों गरमाई है बिहार में शराबबंदी पर सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों और अत्याचार के दोषी सरकार। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। चुनावी साल में बिहार में शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। लाल पानी पर हो रही राजनीति को लेकर पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लाल पीले हो रहे हैं। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहकर राजनीति को गरमा देते हैं कि बिहार में झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित और अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। तेजस्वी के इस आरोप पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह ने पलटवार किया और उल्टे शराब माफिया के साथ तेजस्वी के सांठगांठ के गंभीर आरोप लगा दिए। शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी सांठगांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। नीतीश सरकार पर शराबबंदी को लेकर टिप्पणी करने पर जेडीयू के नेता तेजस्वी पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को चंदा शराब माफिया देते हैं। शराब वाले लोग आरजेडी को फाइनेंस कर रहे हैं, जिससे आरजेडी मालामाल हो रही है। ललन सिंह ने ये जवाब तेजस्वी के उस आरोप पर लगाए जिसमें उन्होंने कहा था कि शराबबंदी की आड़ में अधिकारी अवैध कमाई कर रहे हैं। इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी के ब्लैक मार्केट से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की गई है। आरजेडी के प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर ये पलटवार कर रहे हैं कि शराब माफिया की सांठगांठ तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास से है। जेडीयू के कई नेता शराब तस्करी में पकड़े गए, जिन्हें अधिकारियों की मदद से छुड़ाया गया। ललन सिंह आए, ललन सिंह को बताना चाहिए कि हरनौत में कौन था जदयू का प्रखंड अध्यक्ष, जो बड़े खेप पकड़े गए थे, उसके चलते आपने एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवा दिया। यहां पर आपको अस्थामा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बड़े शराब के खेप के साथ पकड़े जाते हैं, कौन छोड़ाता है? अधिकारी को कौन ट्रांसफर करता है? विपक्ष और सत्तारूढ़ दल शराबबंदी पर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर शराब माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई थाना क्षेत्र में देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 14,000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब की 2 भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस ने इस दौरान कई कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे धंधेबाजों ने घरों में भी बाल्टी में शराब भरकर रखी थी। झाड़ियों में भी भारी मात्रा में शराब छिपाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार फंस गए। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बीजेपी ने कन्हैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार फंस गए हैं। कन्हैया ने एक इंटरव्यू में आरएसएस को आतंकवादी बताया था। अब इस बयान पर पटना में बीजेपी की लीगल सेल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में ये आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में पीएम और आरएसएस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान करता हो,
जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कन्हैया बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं। वहीं कन्हैया पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कन्हैया के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना एक राजनीतिक विद्वेष के अलावे और कुछ नहीं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर इस तरह का रिपोर्ट दर्ज करने जाए। उन्होंने कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मर्यादा भूल करके, मर्यादाहीन भाषा इस्तेमाल करके जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध में अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वविदित है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मर्यादाहीन भाषाओं पर, अपने मर्यादाहीन आचरण पर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी किया है, ओछी शब्दों का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं कि पूरे मामले पर पटना पुलिस की नजर है और पटना पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल कर संदर्भित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लोगों को याद है कि कन्हैया कुमार का देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रहा है। कन्हैया का इतिहास रहा है कि वह देश को अपमानित करने का काम करता रहा है। कांग्रेस ऐसे ही उद्दंड नेता को लोगों को प्रश्रय देती है जिसका कोई जनाधार नहीं रहता। कन्हैया उसी में से एक है। कांग्रेस नेता कन्हैया का ये विवादित बयान पहला नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन आईएसएस से की थी। कन्हैया के इस बयान को लेकर काफी हंगामा मचा था। अब पीएम मोदी और आरएसएस पर विवादित बयान देकर कन्हैया कुमार कानूनी पेंच में फंस चुके हैं। लगातार विवादित बयानों को लेकर कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजनीतिक दलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया तो बीजेपी ने पटना में जय भीम पदयात्रा निकाली। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है कि बाबा साहेब अंबेडकर और दलितों के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया। ये रिपोर्ट देखिए। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा दलितों को साधने के लिए हर राजनीतिक दल इस बार बढ़ चढ़कर बाबा साहेब की जयंती मना रहा है। पटना के बापू सभागार में जेडीयू ने भीम संवाद का आयोजन किया। संविधान निर्माण और समाज के उत्थान पर चर्चा के दौरान जेडीयू नेताओं ने ये दावा किया कि दलितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे ज्यादा काम हुआ। हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब ये था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय। एक ओर जेडीयू का भीम संवाद कार्यक्रम तो दूसरी ओर बीजेपी की जय भीम पद यात्रा की चर्चा खूब हुई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी ने पटना गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा निकाली, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाबा साहेब की जयंती पर जमकर सियासत भी हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा से अपमानित ही किया है, चुनाव में हराया और उन्हें प्रताड़ित किया। भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको
नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। ऐसे में ये तो चुनाव में ही तय होगा कि दलित समाज के लोग किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पटना हाई कोर्ट के पास भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी की तरफ से माल्यार्पण किया गया और दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जायसवाल ने कांग्रेस पर अंबेडकर को जीते जी अपमानित करने का आरोप लगाया। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि कांग्रेस और नेहरू के वंशज आज हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी जीवित रहे तो उनको उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, उनको अपमानित करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़कर अंतिम समय में विदा लिए तो उनके पत्नी को उनके लाश को लेकर मुंबई जाना पड़ा था और बाद में नेहरू की सरकार ने उनके पत्नी को जहाज का बिल भेज दिया था। इस तरह करके कांग्रेस ने उनको अपमानित किया। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा आपका? और उनका कांग्रेस का वंशज जो है आज हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लेकर घूमता है। शर्म नहीं है इंडी गठबंधन के और कांग्रेस के नेताओं को, नेहरू जी के वंशज को। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आएंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की तो संजय झा ने कहा कि सीतामढ़ी जिले को पर्यटन का दर्जा मिलेगा और माता सीता की भव्य मंदिर भी बनेगा। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस है और उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं। आज से हम लोगों ने हर जिले में एनडीए के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक करने का फैसला किया और आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीतामढ़ी से प्रारंभ हुआ है। सभी एनडीए के साथियों से हम लोगों ने आग्रह किया, उनको निमंत्रित किया। हम गांधी नगर में थे अभी मिथिला के कार्यक्रम में, अमित शाह जी भी थे। उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ माँ जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उस पर काम शुरू हो गया है। इसका कहाँ से रिसोर्स आएगा, कैसे उसका ट्रस्ट बनेगा और उसी तरह जैसे अयोध्या में बना है उसी तरह माँ जानकी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। जल्दी आपके सामने डिटेल आएगा। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है और तहव्वुर राणा पर बिहार में भी सियासत अब गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी अपनी पीठ बेवजह ही थपथपा रही है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी तहव्वुर राणा के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, तो जेडीयू ने ये कहा कि ये केंद्र की बेहतर रणनीति का परिणाम है। बात है कि ये प्रशासनिक काम है और ये जो काम है किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा। इस तरह के जो भी लोग रहते हैं उनको अरेस्टिंग भी हुआ है, पकड़ा भी गया है, लाया भी गया है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार आज इसको भुनाने का काम कर रही है, ये बहुत ही दुखद है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्थागत ढांचे का फायदा उठाकर और इस प्रकार का क्रेडिट लेने की कोशिश, जबकि फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उस प्रत्यर्पण में शुरुआती दौर से कोई रोल नहीं है। अगर इसमें तेजस्वी यादव जी को भाजपा का महिमा मंडल लगता है तो यह तेजस्वी जी की ईर्ष्यालु मानसिकता को दर्शाता है। तेजस्वी यादव जी को यह बताना चाहिए कि यूपीए की सरकार में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी तसव्वुर राणा पर नरमी दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति तेजस्वी जी पर भारी पड़ेगी। हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। जब देश हित की बात होती है तो हर पार्टी, हर संगठन, हर व्यक्ति की इच्छा एक ही होती है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं, क्रेडिट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं।
दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के लदहो गांव के रहने वाले छात्र मोनू कुमार झा की संदिग्ध मौत हो गई। छात्र की मौत आशापुर स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में हो गई। छात्र की संदिग्ध मौत के बाद एम्बुलेंस से शव को स्कूल प्रबंधक के द्वारा बिना परिवार को सूचना दिए भेजा गया, जिसके बाद मामला भड़क गया। शव को घर से दूर बाजार में उतारकर एम्बुलेंस कर्मी भागने लगे। ग्रामीणों ने पकड़कर एम्बुलेंस चालक को बंधक बना लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।